जय हिंद। एक दरोगा साहब बड़ी तैश में चौराहे पर खड़े हुए थे, यानी चौक पर खड़े हुए थे। वर्दी पहनी हुई थी, गाड़ी से निकले ही थे, किसी का इंतजार कर रहे थे। अब थोड़ी देर में उनका कोई शागिर्द, उनका कोई चेला उनसे मिलने आने वाला था। जैसे ही ये व्यक्ति आता है, वो दरोगा साहब के हाथ में कुछ थमाता है। थोड़ी देर में आकर 14 लोग दरोगा साहब को दोनों हाथों से पकड़ते हैं, जकड़ते हैं। दरोगा साहब कहने लगते हैं, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। अब जो भी लोग चौक के आसपास से गुजर रहे थे, वो ये देख रहे थे कि कहीं कोई फिल्म की शूटिंग तो नहीं चल रही। पर ये दरोगा भी असली थे और हाथ पकड़ने वाले भी असली, क्योंकि वो थे एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी। और दरोगा साहब रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों चौक के बीचों बीच गिरफ्तार हो चुके थे। और दरोगा साहब इन एसीबी वालों की लगातार मिन्नतें कर रहे थे। इस केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। अब ये पूरा मामला समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के उन्नाव के हसनगंज थाना क्षेत्र के गांव मुंशी खेड़ा शाहपुर तोंदा में, जहां की एक महिला 18 दिसंबर के दिन पहुंचती है थाने में। पुलिस अधिकारियों को कहती है कि सर, मेरे साथ तो बहुत गलत हुआ है, छेड़छाड़ की गई है, जान से मारने की धमकी दी गई है। अब एफआईआर रजिस्टर कर ली जाती है। एफआईआर में बबलू गौतम, महिपाल, प्रेमचंद, सनी, आशीष और 2 अज्ञात लोगों के नाम लिखवा दिए जाते हैं। चलो, ये मामला तो दर्ज हो जाता है। अब इसके बाद पता चलता है कि आरोपियों पर जो धाराएं लगाई गई हैं, उन धाराओं में इजाफा किया जा रहा है, उन्हें बढ़ाया जा रहा है और सख्त धाराएं लगाई जा रही हैं। अब होता क्या है, जितने भी आरोपी होते हैं वो सभी इस केस के आईओ से मिलने की कोशिश करते हैं। अब खास तौर पर मटरिया के ग्राम प्रधान अभिषेक, गौतम, प्रेमचंद और आशीष, इन पर धाराएं बढ़ाई जा रही थी। अब आरोप के मुताबिक जब ये धाराएं बढ़ रही थी या ये सब कुछ किया जा रहा था, तो इन्होंने इंस्पेक्टर साहब से मिलना मुनासिब समझा, संपर्क किया। कथित तौर पर इंस्पेक्टर साहब दरोगा साहब के पास पहुंचे। सर, हमारे खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ है, छेड़छाड़ का और जान से मारने की धमकी का, पर हमें पता चला है कि आप हमारे ऊपर धाराएं और ज्यादा बढ़ा रहे हो। हमारी क्या गलती है साहब, हम तो निर्दोष हैं, हमने तो कुछ किया भी नहीं है। आप जो पहले धाराएं लगी थी वो भी बढ़ा रहे हो, हमारी क्या पूरी जिंदगी जेल में निकालोगे। अब जब ये बात आईओ साहब को बताई जाती है, दरोगा साहब कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक कहते हैं कि देखिए, आपके खिलाफ धाराएं नहीं बढ़ाई जाएंगी, मगर उसके लिए आपको 2 लाख रुपए देने होंगे, यानी 2 लाख रुपए दो और धाराओं से बचो। अब जब ये बात इन लोगों को सुनने को मिलती है, वो कहते हैं कि सर ठीक है, हम पैसे तो दे देंगे, मगर माई बाप, कम से कम हमारे खिलाफ ऐसा मामला ना बनाया जाए। अब ये कहकर वो घर वापस आ जाते हैं और दिन तय किया जाता है 22 जनवरी यानी बुधवार का। यानी अब किश्तों में पैसा देना तय हुआ और बुधवार को 50,000 रुपए लेकर अभिषेक, गौतम और उनके जो साथी थे वो पहुंचते हैं दरोगा साहब को देने के लिए आरोप के मुताबिक। अब जब दरोगा साहब को 50,000 रुपए दे दिए जाते हैं तो उन्हें कुछ चैन की सांस मिलती है कि चलो, अब तो कोई टेंशन नहीं है, पैसे दे दिए गए हैं, कुछ पैसे बाद में चले जाएंगे, हमारी जान केस से छूटी, ये सबसे बड़ी बात है। नहीं तो हमेशा पुलिस थाने के और कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ते। पर अचानक से अभिषेक गौतम को गांव का ही कोई मिलने वाला व्यक्ति कहता है कि ये दारोगा कोई इजी, कोई आम सा, आसान सा व्यक्ति नहीं है जो समझ में आ जाए। ये आपसे पैसे भी ले लेगा और आपको मामले में फंसा भी देगा। अब जैसे ही ये बात अभिषेक को पता चलती है, उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। एक तरफ तो पैसे चले गए और दूसरी तरफ केस में भी फंस जाएंगे, तो ये तो बहुत बड़ा अन्याय होगा।
अब ये सभी मिलकर फैसला करते हैं कि क्यों ना इंस्पेक्टर की शिकायत की जाए। ये जो दरोगा है इसकी मंशा ठीक नहीं है। अब ये सब पहुंच जाते हैं एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर में। वहां पर जाकर अधिकारियों को सारी बात बताते हैं कि साहब देखिए, हम तो गांव के रहने वाले लोग हैं, ज्यादा पैसा हमारे पास है नहीं, छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज हुआ। दरोगा साहब हमारे खिलाफ मामले को और ज्यादा बड़ा बनाना चाहते थे, हमसे 2 लाख रुपए मांगे कि 2 लाख दे दो, मामले को दबा दूंगा, यानी मामला नहीं बढ़ाऊंगा। पर दरोगा साहब हमें सुनने में आया है कि पैसा भी ले रहे हैं और मामला भी बढ़ा देंगे। अब एसीबी के अधिकारी मामले की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के लिए आगे बढ़ते हैं और पूरे केस की जो जिम्मेदारी है वो सौंपी जाती है रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक लखनऊ जोन के प्रभारी उदय राज निषाद को। और दूसरी तरफ थे दरोगा बेचन यादव, जिनके खिलाफ एसीबी में शिकायत की गई थी। अब 22 जनवरी को कथित तौर पर 50,000 दिए जा चुके थे और 24 जनवरी को 1.5 लाख रुपए की बाकी की रकम दी जानी थी। इसके लिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की गई, यानी कि यह पता लगाने की कोशिश की गई कि दरोगा साहब पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। कहीं ऐसा तो नहीं दरोगा साहब को झूठा फंसाया जा रहा हो। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में कुछ बातें निकलकर सामने आई जिनसे लगा कि हां, मामला ठोस सबूतों के आधार पर आगे बढ़ सकता है। अब 24 जनवरी का दिन आया। दरोगा साहब से जब फोन पर बात हुई, उन्होंने कहा ठीक है, आप रात को 8 बजे मुझे मोहन तिराहे पर मिलो। मोहन तिराहे पर दरोगा साहब ने यानी ये सोचा होगा कि अपना दिन भर का कामकाज निपटाने के बाद शाम को पैसे लेकर घर जाऊंगा। अब तकरीबन 8 बजे दरोगा साहब की गाड़ी तिराहे पर आकर रुकती है। दरोगा साहब बड़ी तैश में बाहर निकलते हैं और खड़े हो जाते हैं। अब देखने में ऐसा लग रहा था, जो भी चौक के आसपास से गुजर रहा था उसे यह लग रहा था कि दरोगा साहब शायद कोई नाका लगाने के लिए आए हैं या फिर कोई चेकिंग करने के लिए आए हैं। पर असल में दरोगा साहब इंतजार कर रहे थे अभिषेक गौतम नाम के शख्स का। अब थोड़ी देर में अभिषेक वहां पर पहुंचता है और दरोगा साहब को नमस्ते करता है और उनके हाथ में एक पैकेट पकड़ा देता है। दरोगा साहब पैकेट को अपने पास रख लेते हैं। उसके बाद अभिषेक कुछ कहकर वहां से निकल जाता है। अब जैसे ही अभिषेक निकलता है, दरोगा साहब अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर अचानक से 2-3 तरफ से सादे कपड़ों में कुछ लोग भाग कर आते हैं। दरोगा साहब को दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं। अब दरोगा साहब को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। थोड़ी देर में दरोगा साहब समझ जाते हैं कि भाई ये तो एंटी करप्शन ब्यूरो का छापा पड़ा है। दरोगा साहब कहने लगते हैं मुझे छोड़ दो, मैं निर्दोष हूं, ये गलत किया जा रहा है। अब जो लोग उस चौक से गुजर रहे थे वो देख रहे थे कि दरोगा साहब को ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है। उन्हें लग रहा था कि शायद कोई फिल्म की या कोई रील बनाने की कोशिश की जा रही है, पर यहां पर कोई शूटिंग भी नहीं हो रही थी, कोई कैमरा भी नहीं था, पर एक्शन असल में चल रहा था। थोड़ी देर में लोगों को भी पिक्चर साफ हो गई। उन्हें पता चल गया कि दरोगा साहब को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। अब एसीबी की टीम दरोगा साहब को अपने साथ ले जाती है, पूछताछ करती है और एफआईआर रजिस्टर कर देती है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराओं के तहत यह मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसके साथ कुछ और धाराएं भी जोड़ी जाती हैं। अब अगर इन दरोगा साहब की बात करें तो ये गोरखपुर के बेलीपार थाना क्षेत्र के कालाबाग गांव के रहने वाले हैं। साल 1989 में सिपाही के तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुए थे और 22 नवंबर 2022 को बीघापुर से हसनगंज थाने में इनका ट्रांसफर हुआ था। ठीक 1 साल बाद इनका प्रमोशन हो जाता है, यानी 2023 में प्रमोशन हो जाता है, दरोगा बन जाते हैं। सितारे कंधे पर बढ़ जाते हैं, यानी जिम्मेदारी बढ़ती है। पर दरोगा साहब ने इस केस में आरोप के मुताबिक रिश्वत लेना मुनासिब समझा, जिसके बाद एसीबी ने अपनी कार्रवाई करते हुए दरोगा साहब को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। बहरहाल इस पूरे मामले में माननीय अदालत का फैसला ही अंतिम सत्य और अंतिम तथ्य होगा। हालांकि इस पूरे मामले में एक और बात निकलकर सामने आई है। दरोगा साहब की जो गिरफ्तारी है वो हुई है 24 जनवरी को, मगर 23 जनवरी को ही इस मामले की चार्जशीट बनाकर दरोगा साहब सीओ साहब यानी डिप्टी एसपी के पास भेज
चुके थे। अगर चार्जशीट पहले बनाकर भेजी जा चुकी थी तो एक दिन बाद रिश्वत लेने का क्या काम था। तो यहां पर दरोगा साहब का यह पक्ष भी मजबूत होता दिखाई दे रहा है। बहरहाल इस पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख यह मिलती है कि कभी भी भ्रष्टाचार के, अनैतिकता के रास्ते पर ना चलें। कुछ दफ्तर हो सकते हैं जिनमें ज्वाइन करने के बाद आपको यह लगे कि अगर सभी लोग गलत काम कर रहे हैं तो मैं क्यों ना गलत काम कर लूं। पर एक चीज जरूर समझ लीजिए कि अगर कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है, गलत रास्ते पर चलता है, तो एक ना एक दिन उस तक कानून के हाथ पहुंचते हैं। दारोगा तक भी पहुंचे हैं, बड़े बड़े अधिकारियों तक पहुंचे हैं। इसलिए अपना करियर ना खराब करें और हमेशा ईमानदारी और नैतिकता से चलें, अच्छे दोस्त बनाएं, अच्छे कुलीग्स बनाएं, अच्छे माहौल में रहें, अच्छा सोचें और इस देश को विकसित भारत बनाने में मदद करें। जय हिंद।